नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 29 अक्टूबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो हाई प्रोफाइल केस चल रहा है, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फाइनली बेल मिली, यानी ड्रग्स की बुराई से संबंधित आर्टिकल को डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसी से संबंधित क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, क्या एनडीपीएस एक्ट 1985 में अमेंडमेंट की आवश्यकता है। मतलब इसे आपको डिस्कस करना है कि आवश्यकता क्यों है इस एक्ट को अमेंड करने की, और इसके अलावा और क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि ड्रग्स की जो ये बुराई है इसे ख़त्म किया जा सके। कोर्ट आज का ये है इमैनुअल कांत का। देखो, कानून में तो कोई पर्सन तब जाके गिल्टी होता है जब वो दूसरों के राइट का हनन करता है, लेकिन एथिक्स में अगर वो सोच भी लेता है दूसरों के राइट्स के, दूसरे के अधिकारों को वायलेट करने की, तभी वो गिल्टी हो जाता है। तो ये कोट आप एथिक्स में इस्तेमाल कर सकते हो। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनडीपीएस एक्ट 1985 में अमेंडमेंट के सुझाव से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, काफ़ी समय से ये मांग चल रही थी, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में अमेंडमेंट किया जाए। अब ये जो मांग है वो और भी ज़्यादा इंटेंस हो गई है। कंटेक्स्ट आपको पता है, शाहरुख खान के बेटे जो हैं आर्यन खान, वो ड्रग्स रखने के आरोप में काफ़ी दिनों तक जेल में रहे और अभी उनकी बेल हुई है। तो अब ये मांग और भी ज़्यादा इंटेंस हो गई है। सबसे बड़ी मांग अमेंडमेंट की ये है, जिस पर्सन के पास थोड़ी क्वांटिटी में ड्रग्स मिला है और उसने वो ड्रग्स रखा था कंजम्पशन के लिए, तो उसे विक्टिम ट्रीट किया जाए, ना कि एक्यूज्ड। क्योंकि ड्रग लेने वाला जो है वो ड्रग के चुंगल में फंस चुका है, वो ड्रग कंज्यूम कर रहा है, तो वो एक पीड़ित है, उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी मांग ये उठ रही है। अब देखो, इस आर्टिकल में ना एनडीपीएस एक्ट 1985 के बहुत सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस किए गए हैं। जैसे कुछ लोग क्वेश्चन ये उठाते हैं कि देखो, इस एक्ट के अंतर्गत किसी पर्सन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में इन्वेस्टिगेशन की जाती है। बाद में अगर वो इन्वेस्टिगेशन से बरी भी हो गया तो उसकी छवि तो बहुत ज़्यादा धूमिल हो जाती है कि इस पर्सन को अरेस्ट किया गया था, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ड्रग्स से रिलेटेड है। तो इसके जवाब में इंटरव्यू चल रहा है काइंड ऑफ इस आर्टिकल में। इसके जवाब में महेश भागवत ये कहते हैं, नहीं, ये बात सही नहीं है। प्रोसीजर ये है, नारकोटिक ड्रग्स को सीज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनडीपीएस एक्ट 1985 का जो सेक्शन 50 है उसको देखो लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करना होता है। ऑफिशियल्स को जब भी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये पर्सन ड्रग्स कैरी आउट कर रहा है तो रेड की जाती है, और रेड के दौरान ना किसी गेस्टेड ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट को मौजूद होना जरूरी होता है। अगर घटनाक्रम जल्दी से घटित हो गया तो सस्पेक्ट जो है उसको नियर बाय मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है, या फिर मजिस्ट्रेट को ही मौके पे लाया जाता है जल्दी से, तभी ड्रग्स को सीज किया जाता है। उससे पहले मतलब मजिस्ट्रेट या फिर गेस्टेड ऑफिसर मौके पर मौजूद ना होना, तब तक ड्रग्स को सीज नहीं किया जाता है। अगर इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है तो जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको रिहा कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, और उसके बाद ही जो इन्वेस्टिगेशन की नेक्स्ट स्टेज है वो स्टार्ट होती है। इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट ये आता है, देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है या फिर एजेंसीज जो हैं वो इस एक्ट का गलत इस्तेमाल करें किसी इनोसेंट पर्सन को फंसाने के लिए। जैसे हिंदी मूवीज में आप देखते हो, ड्रग्स की जो पुड़िया है वो डाल दी जाती है किसी एक्यूज्ड पर्सन की जेब में, और पुलिस वाले बोलते हैं ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, जबकि वो पुलिस वाले ने ही उस पर्सन की जेब में डाली होती है पुड़िया। काइंड ऑफ पुलिस इस प्रकार से फंसा देती है। तो इसके जवाब में महेश भागवत कहते हैं, नहीं, देखो फिल्मों में तो दिखा दिया जाता है ऐसा, लेकिन ऐसा थोड़ा कम पॉसिबल है, क्योंकि जब पुलिस उस पर्सन को कोर्ट के सामने ले जाती है ना, मजिस्ट्रेट के सामने, तो पुलिस को एक पूरी चेन दिखानी होती है कि इस पर्सन ने ड्रग्स कहाँ से लिए और कब से ले रहा था। तो पूरी की पूरी जो चेन है पुलिस के द्वारा दिखाना मुश्किल होता है, और अलग अलग स्टेज पे ना मजिस्ट्रेट अलग अलग होते हैं। जैसे ड्रग्स जब सीज किए तब अलग मजिस्ट्रेट मिलेंगे, और जब ट्रायल स्टार्ट होता है तब अलग मजिस्ट्रेट मिलेंगे, और सरकारें भी चेंज हो जाती हैं।
तो मतलब ऑफिसर जिसने ड्रग सीज किया था वो ऑफिसर भी चेंज हो जाता है। तो लगातार अगर किसी इनोसेंट पर्सन को फंसा भी दिया गया तो मुमकिन नहीं है कि लंबे समय तक वो पर्सन जो है वो जेल में रहेगा। कहीं ना कहीं ये बात सामने आ जाती है, ऐसा महेश भागवत को लगता है। इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट ये आता है कि एजेंसीज को, जैसे पुलिस को क्या दिक्कत आती है एनडीपीएस एक्ट को इन्फोर्स करवाने में, और अगर ड्रग्स मिल भी गए हैं तो उस केस को लॉजिकल एंड तक पहुंचाने में। इसके जवाब में महेश भागवत ये कहते हैं, दिक्कत देखो ये आती है, वैसे तो ये जो एक्ट है बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, इवन डेथ पेनल्टी का भी प्रोविजन है उन लोगों के लिए जो बार बार ये ऑफेंस कैरी आउट करते हैं। बट अगर देखो किसी के पास ड्रग्स मिल भी जाएं तो भी ये जो क्राइम होता है ना, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है। वास्तव में वो लोग जो ड्रग्स की सप्लाई कर रही हैं वो कभी सामने नहीं आते, बहुत कम सामने आते हैं, तो वो नहीं पकड़े जाते। तो जब देखो सोर्स नहीं पकड़ा जाएगा तो ये जो क्राइम है बार बार होता रहता है। और देखो ड्रग्स भी तब पकड़ा जाता है जब एजेंसीज के पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है कि ये पर्सन जो है इस कार से आ रहा है और ड्रग्स कैरी आउट कर रहा है, तभी ड्रग्स पकड़ा जाता है। ऐसे तो देखो आप हर एक व्हीकल को रोककर अगर जांच करने लगोगे तो बहुत मुश्किल है एजेंसीज के लिए, ना तो इतनी मैन पावर होती है और लोगों को कितनी ज्यादा असुविधा होगी जब हर एक व्हीकल को रोक रोक के जांच की जाएगी स्नीफर डॉग्स की सहायता से। तो पुलिस को अपना नेटवर्क मजबूत करने की आवश्यकता होती है और पॉइंट ऑफ सोर्स तक पहुंचने की आवश्यकता होती है, जो कि पहुंचना आसान नहीं होता। काफी बार ये जो ड्रग्स पेडलर्स है ना वो 2-3 स्टेट के बॉर्डर एरियाज पर रहते हैं, जैसे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का बॉर्डर है, तो ऐसे बॉर्डर एरियाज में वो रहते हैं कि एक स्टेट की पुलिस अगर पीछे लग भी जाए तो वो जल्दी से दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। दूसरे स्टेट में एक स्टेट की पुलिस को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है परमिशन लेने में, मतलब वो स्विफ्टली एक्ट नहीं कर सकते, जल्दी से एक्ट नहीं कर सकते, तो भाग जाते हैं ड्रग पेडलर। स्टेट ज्यूरिडिक्शन का इशू आ जाता है और केस को लॉजिकल एंड तक पहुंचाने में दिक्कत देखो ये आती है, कोर्ट प्रोसीजर में बहुत डिले हो जाता है। कोर्ट प्रोसीजर में डिले हो जाता है तो इस चक्कर में जो अक्यूज्ड हैं वो बेल ले जाते हैं। एक बार बेल उनको मिल गई तो उनको वापस कोर्ट में हियरिंग के लिए लाना ही मुश्किल हो जाता है, ट्रायल की बात तो अलग है। तो ये दिक्कत है, कोर्ट में भी बहुत ज्यादा डिले होता है। इसके बाद बारी आती है मजहर हुसैन की, वो अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं इस इशू पर। मजहर हुसैन ये कहते हैं, देखो क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए ड्रग सप्लायर और एंड यूजर के बीच में। एंड यूजर मतलब वो पर्सन जो ड्रग कंज्यूम कर रहा है, हमें ड्रग यूजर को पेशेंट समझना चाहिए। अभी फिलहाल देखो एक्ट में प्रोविजन ये है, सबको जेल में भेज दिया जाता है चाहे वो एंड यूजर है या फिर ड्रग सप्लायर है। लेकिन अगर किसी के पास पर्सनल यूज के लिए थोड़ी मात्रा में ड्रग्स मिला है तो फिर उसे पेशेंट समझना चाहिए, उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजना चाहिए। लेकिन इसके जवाब में महेश भागवत ये कहते हैं, देखो हाँ ये बात सच है, पेशेंट को जो ड्रग कंज्यूम कर रहा है उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजना चाहिए, लेकिन ये बात ना सिर्फ पेपर में अच्छी लगती है। क्या हमारे पास इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का? क्या हमारे पास डी एडिक्शन सेंटर्स हैं? आंसर है नो। हमारे पास साइकेट्रिस्ट की बहुत ज्यादा कमी है, काउंसलर्स की बहुत ज्यादा कमी है। तो और पुलिसिंग जो है वो देखो एक स्टेट सब्जेक्ट है वैसे भी, और एनडीपीएस एक्ट 1985 जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, कंटेंट लिस्ट में नहीं आती है पुलिस। तो एक चीज ये की जा सकती है, शुरू में अगर आपको बदलाव करना ही है तो शुरू में एक स्टेट में पायलट बेसिस पे आप बदलाव करके देखिए, अगर उस स्टेट में अच्छा परिणाम सामने आता है तो फिर एनडीपीएस एक्ट 1985 में अमेंडमेंट किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट सजेशन ये आता है, गवर्नमेंट को देखो कुछ दूसरे कंट्रीज की बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखना चाहिए। जैसे एग्जांपल दिया जाता है आइसलैंड का, वहां पे देखो कम्युनिटी लेड अप्रोच ने काफी अच्छा काम किया है ड्रग्स की बुराई को खत्म करने में। जैसे देखो पेरेंट्स को मोटिवेट किया जाता है कि आप बच्चों के साथ दोस्ती करिए, मतलब बच्चों को भरोसा दिलाइए कि कोई भी लाइफ में डिफिकल्टी आए आप बेफिक्र होकर हमारे साथ शेयर कर सकते हो, हम आपका साथ देंगे। तो अगर देखो पेरेंट्स अपने बच्चों को ये भरोसा दिलाते हैं तो बच्चे भी मतलब शेयर करते हैं फिर पेरेंट्स के साथ में कि मैं इस चुंगल में, ड्रग्स के चुंगल में फंस चुका हूं, प्लीज मुझे बचा लीजिए। और दूसरा, स्कूल में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट में बच्चों की मानसिकता चेक की जाती है ड्रग्स को लेके। और देखो उस एप्टीट्यूड टेस्ट में जो बच्चे फेल हो जाते हैं फिर उनकी स्पेशल काउंसलिंग की जाती है। तो मतलब शुरुआत से ही, स्कूल से ही बच्चों को जागरूक करना स्टार्ट कर दिया जाता है कि ड्रग्स जो हैं वो सही चीज नहीं है, इससे दूर रहना जरूरी है। और देखो एक चीज,
पेरेंट्स को भी ये भी कहा जाता है कि आप बच्चों के सामने लिकर या फिर सिगरेट का सेवन मत कीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स की नकल करते हैं। पेरेंट्स अगर ड्रग्स का या फिर सिगरेट का कंजप्शन करते हैं तो बच्चों को भी लगता है कि ये कूल चीज़ है इन्हें कंज्यूम करना। और एक बार देखो, अगर सिगरेट की आदत लग जाए तो सिगरेट से ड्रग्स में अपग्रेडेशन जो है बहुत ज़्यादा ईजी होता है, इसलिए सिगरेट की आदत भी नहीं लगनी चाहिए। इसके बाद एक एस्पेक्ट ये आता है, मजहर हुसैन बोलते हैं, देखो हमें ये भी तय तक भी जाने की आवश्यकता है कि बच्चे ड्रग्स में क्यों लग जाते हैं। अब देखो एक चीज़ तो डेफिनेटली ये है, अब बिल्कुल देसी क्रूड लैंग्वेज में बोलूं तो कुछ लोगों को लगता है कि टशन मारने के लिए कि हाँ भाई इट इज़ कूल, मतलब ड्रग्स को कंज्यूम करना, हम क्या मतलब वो कुछ लोग बोलते हैं वो डूड लगते हैं, जो मतलब ऐसा, इस चक्कर में कुछ लोग फंस जाते हैं कि मेरे दोस्त कंज्यूम कर रहा है तो मैं भी करूंगा, इससे मैं कूल लगूंगा। कुछ लोग सोसाइटी में होपलेसनेस होती है कि कुछ हो नहीं रहा है लाइफ में, दिक्कते बहुत हैं, चैलेंजेस बहुत हैं, तो ड्रग्स कंज्यूम करके वो थोड़ा हाई होना चाहते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं, कुछ इस चक्कर में ड्रग्स के चक्कर में फंस जाते हैं। तो मतलब कि ये जो रीजंस है ना जिसकी वजह से ड्रग मैनेज बढ़ा है, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और इस एक्ट में ना एक एस्पेक्ट ये है, नेशनल फंड फॉर रिहेबिलिटेशन, इसमें और ज़्यादा मनी एलोकेट करने की आवश्यकता है ताकि हमारे देश में ज़्यादा रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हों। लास्ट में फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है महेश भागवत से, जैसे यूएसए में मैरिजुआना जो है लीगलाइज कर दिया गया है कई सारे स्टेट्स में, क्या इंडिया में भी मैरिजुआना को लीगलाइज कर दिया जाए? तो इसके जवाब में महेश भागवत कहते हैं कि नहीं, हमारी सोसाइटी जो है इसके लिए तैयार नहीं है। अगर मैरिजुआना को लीगलाइज कर दिया जाता है तो इससे डिप्रेशन, सुसाइड, क्राइम, ये सब चीज़ें और बढ़ेंगी और हमारा देश, हमारा समाज अभी इसके लिए तैयार नहीं है। मैरिजुआना के अलावा देखो और भी काफ़ी तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में अभी अवेलेबल हैं जिनको ड्रग्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है ड्रग कंज्यूमर्स के द्वारा। जैसे देखो कुछ लोग ब्रेड स्लाइस में झंडू बाम लगा के खा जाते हैं, कफ सिरप्स का इस्तेमाल करते हैं नशा करने के लिए, और स्ट्रीट चिल्ड्रन या फिर मजदूर जो महंगे ड्रग्स नहीं परचेज कर पाते वो वाइटनर और ग्लू वगैरह का इस्तेमाल करते हैं नशा करने के लिए। 3 तरह के ड्रग्स होते हैं, पार्टी ड्रग्स जैसे ये कोकीन वगैरह, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स दवाइयाँ जो होती हैं जिनको कुछ लोग ड्रग्स के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, और तीसरे नंबर पे इनहेलेंट्स, ये सिंथेटिक ड्रग्स। तो रिस्पॉन्सिबल भी बनाने की आवश्यकता है ट्रेडर्स को। अब देखो नॉर्मल सी बात है, कोई छोटा सा बच्चा बिल्कुल थोड़ा लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी से आता है, पता है दुकानदार को कई बार पता होता है कि ये वाइटनर इसलिए ले जा रहा है क्योंकि ये नशा करेगा, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर होते हैं ना वो या तो देने से मना कर देते हैं कि नहीं मैं तुम्हें वाइटनर नहीं दूंगा, लेकिन बहुत सारे शॉपकीपर दे देते हैं, उनको पता होता है कि ये नशा करेगा ये बच्चा, लेकिन फिर भी वो दे देते हैं वाइटनर। तो शॉपकीपर्स को, ट्रेडर्स को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनाने की आवश्यकता है कि अगर उन्हें ऐसा लगता है तो वो रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज को या फिर एनजीओज को बताएं कि ऐसे ऐसे ये बच्चे वाइटनर के लिए आ रही हैं, मैं नहीं दूंगा, तो वो कहीं और से परचेज कर लेंगे। इस मामले में ना एक जजमेंट भी आया था हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट ने कहा था गवर्नमेंट ये इंश्योर करे कि 18 साल से कम के बच्चों को वाइटनर ना बेचा जाए। लेकिन देखो ये पुलिस और दूसरे जो अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर है इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करवाना, लेकिन अभी तक ये जजमेंट जो है अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। वैसे देखो ड्रग्स के बुराई को ख़त्म करना अकेला पुलिस का काम नहीं है, समाज में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी, टीचर्स, सबका काम है। जैसे टीचर्स नज़र रखे स्कूल के आसपास क्या कोई पर्सन हुक्का पाइप्स या फिर गांजा पेपर जो है वो बेच रहा है, अगर बेच रहा है तो तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए और उसको एक्यूज्ड को पकड़कर उससे पूछा जाए कि कौन कौन जो बच्चे हैं वो खरीद रहे हैं, फिर उनकी काउंसलिंग करवाई जाए। तो सिविल सोसाइटी को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, सबको हाथ मिलाना होगा इस बुराई से निपटने के लिए। ये बुराई ख़त्म करना अकेला पुलिस का काम नहीं है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल चाइना के नए बॉर्डर लॉ से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एक तरफ देखो एलएसी पर अभी भी चाइना और इंडिया के बीच डिस्प्यूट सुलझा नहीं है, टेंशंस हैं, दोनों देशों की फोर्सेस
आमने सामने हैं। इसी बीच चाइना ने एक नया बॉर्डर लॉ बनाया है जो कि 1 जनवरी से लागू होगा। बॉर्डर लॉ चाइना की वेरियस एजेंसीज की ड्यूटी लगाता है चाइना के फ्रंटियर्स को गार्ड करने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर चाइना की जो मिलिट्री है उसकी ड्यूटी लगाई जाती है। अगर कोई इंक्रोचमेंट होता है, प्रोवोकेशन होता है बॉर्डर पर या फिर कॉम्बैट इन्वेजन होता है तो उसे रोकना। लॉ में कहा गया है कि चाइना की जो सोवरेनिटी है या फिर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो सेक्रेड है, इसको लेके चाइना कोई समझौता नहीं करेगा। इंडिया ने शार्पली रिएक्ट किया है इस लॉ के ऊपर। इंडिया ने बोला है कि चाइना की फोर्सेस अभी जो LAC पर इंडिया की साइड आगे आई हैं पिछले साल अप्रैल में, उसको लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहा है चाइना इस कानून की सहायता से। चाइना ने ये जवाब दिया है ऑलरेडी जो एग्रीमेंट्स हैं पड़ोसी देशों के साथ, जैसे इंडिया के साथ चाइना के बॉर्डर एग्रीमेंट्स, बॉर्डर पर पीस मेंटेन करने के लिए उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा इस लॉ के द्वारा। राइटर कहते हैं देखो वो तो चाइना ने ऑलरेडी कर दिया है। पिछले साल यूनिलेटरली LAC पर चाइना की ट्रूप्स जो आगे आ गई और पिछले 1.5 सालों में जो कुछ हुआ है, तो इससे जो 4 बॉर्डर एग्रीमेंट्स थे इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर पर पीस मेंटेन करने के लिए, वो जो बॉर्डर एग्रीमेंट्स हैं अब ऑटोमेटिकली काइंड ऑफ नलीफाई हो गए हैं। फिर से ट्रस्ट इंक्रीज करने की आवश्यकता है इंडिया और चाइना के बीच में। अभी देखो लेटेस्ट राउंड्स की जब बातचीत हुई थी इंडिया और चाइना के बीच, जिन पॉइंट्स पर चाइना की फोर्सेस अभी भी आगे हैं वापस भेजने के लिए और पिछले साल अप्रैल से पहले जो सिचुएशन थी उसे रिवाइव करने के लिए, वो लेटेस्ट राउंड की जो बातचीत है वो फेल हो गई। चाइना इंडिया को बोलता है कि आप बिल्कुल ही मतलब अनरियलिस्टिक डिमांड्स जो हैं वो कर रहे हो, और जबकि इंडिया की तो एक ही डिमांड है पिछले साल अप्रैल में जो सिचुएशन थी वही सिचुएशन वापस लाई जाए। देखो चाइनीज साइड ये कह सकती है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है ये कानून पास करना। जैसे आर्टिकल 370 के तहत आपने जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया था और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया था जिसमें अक्साई चीन भी शामिल है। तो चाइना कह सकता है कि ये इंटरनल मैटर है, बट डिफरेंस ये है ये जो चाइनीज कानून है ना प्रपोज किया गया था मार्च में और LAC क्राइसिस के एकदम बीच में आया है। तो इसका मतलब तो यही है कि चाइना अब इंडिया के साथ फर्दर नेगोशिएट करने के मूड में नहीं है। अप्रैल से पहले की सिचुएशन को रिवाइव करने के लिए चाइना ने एक प्रकार से सिग्नल सेंड कर दिया है और चाइना जो LAC पर आगे आया है उसी को चाइना लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहा है इस कानून की सहायता से। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया ब्रीफ में। अब अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो सोशल मीडिया के कारण जो समाज में पोलराइजेशन हो रहा है उससे संबंधित डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है क्या सोशल मीडिया सोसाइटी को पोलराइज कर रही है? क्या सोशल मीडिया की वजह से सोसाइटी विभिन्न धर्मों में, विभिन्न ग्रुप्स में, विभिन्न कास्ट में, विभिन्न रेसेस में, विभिन्न एथनिसिटीज में बंट रही है या फिर नहीं बंट रही है? आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। फर्स्ट व्यू पॉइंट कहता है हाँ सोशल मीडिया की वजह से सोसाइटी पोलराइज हो रही है। देखो 21वीं शताब्दी को अगर सोशल मीडिया का युग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हर एक दिन 1.49 बिलियन लोग फेसबुक पर लॉगिन करते हैं। हर एक सेकंड 40 बिलियन फोटोग्राफ्स शेयर होती हैं इंस्टाग्राम पर और हर एक सेकंड 6000 ट्वीट्स होते हैं ट्विटर पर। आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन को सिर्फ कंज्यूम ही नहीं करते बल्कि क्रिएट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं। हमें लगता है सोशल मीडिया पर जो चाहे हम देख सकते हैं, जिस प्रकार के ओपिनियन के बारे में सर्च करना चाहें हम कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। एल्गोरिथम चलता है इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। आप किसी एक पॉलिटिकल लीडर के क्रिटिसिज्म के बारे में कोई वीडियो चलाइए यूट्यूब पर, रिकमेंडेशंस आपको इसी प्रकार की आने लगेंगी। और भी वीडियोस जिसमें उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर का क्रिटिसिज्म किया गया है आपके सामने आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आप कोई एक ऐसी वीडियो देखो जिसमें पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर की तारीफ की गई है तो रिकमेंडेशंस में आपके सामने दूसरी प्रकार की इसी तरह की वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसा ही होता है फेसबुक पर, ऐसा ही होता है ट्विटर पर। आपने किसी ऐसे पर्सन को फॉलो किया जो किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं तो उसी आइडियोलॉजी से संबंधित दूसरे पर्सन्स को फॉलो करने की रिकमेंडेशंस आपके सामने आती रहती हैं। इससे होता क्या है, आपका व्यू और ज़्यादा रिजिड होता जाता है।
पहले आपको थोड़ा सा लगता है कि ये पॉलिटिकल लीडर गलत है, लेकिन वैसी ही वीडियो, वैसे ही फेसबुक पोस्ट आपके सामने आती जाएंगी, आप उनको देखते जाओगे, तो आपका जो व्यू है उस पॉलिटिकल लीडर के बारे में या फिर उस आइडियोलॉजी के बारे में, वो व्यू और भी ज़्यादा स्ट्रोंग होता जाएगा, वो व्यू और भी ज़्यादा रिजिड होता जाएगा। सोशल मीडिया पर ग्रुप्स में जो कुछ होता है या फिर दूसरी जगहों पर जो कुछ होता है, उसका इन्फ्लुएंस आप पर देखने को मिलता है और इसे कहा जाता है सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस एक टॉपिक है अलग से एथिक्स में, जीएस पेपर 4 में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये 3 लाइनें देखिए, आप 3 लाइंस देखिए। तीसरी जो लाइन है वो थोड़ी सी बड़ी है एज कंपेरिजन टू पहली और दूसरी लाइन। सी नंबर की लाइन थोड़ी सी बड़ी है। अब देखो 10 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 10 दोस्त हैं। एक एक करके सबसे पूछा जाता है कि आप बताइए इन तीनों लाइंस में से सबसे लंबी लाइन कौन सी है। कायदे से देखो सबसे लंबी लाइन सी है, लेकिन जब देखो 9 दोस्त, 1 से लेके 9 फ्रेंड्स जब ये कह देते हैं कि पहली लाइन सबसे लंबी है ए, तो 10वें पर्सन पे वैसे ही प्रेशर होगा। वो देख रहा होगा कि 9 के 9 दोस्तों ने पहली लाइन को सबसे लंबा बताया है, तो शायद मुझे ही देखने में कुछ परेशानी हो रही होगी, तो इसलिए उस पर प्रेशर होगा और वो उसको लगता होगा अंदर से कि नहीं यार, सी लाइन जो है सबसे लेंथी है, लेकिन फिर भी वो ए बोलेगा। उसे लगेगा अगर मैंने सी बोला तो ग्रुप में मेरा मजाक उड़ेगा, सभी बाकी 9 दोस्त बोलेंगे अरे भाई तुझे ये भी नहीं पता लगता। इसलिए 10वां पर्सन अंदर से उसे लगता होगा सी सबसे लंबी लाइन है, लेकिन ग्रुप में ज्यादातर पर्सन्स की जो ओपिनियन है उसको लगेगा उन्हीं ओपिनियन को फॉलो करना ठीक रहेगा। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसे कहा जाता है ASCH कंफॉर्मिटी एक्सपेरिमेंट। एथिक्स में आप इस एक्सपेरिमेंट को यूज कर सकते हो और एथिक्स की बुक्स में ये एक्सपेरिमेंट दिया भी होता है। फेक न्यूज़ का फेनोमेनन जिसकी वजह से सोसाइटी पोलराइज होती है, इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि देखो जो ट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट्स हैं उन पर लोगों का अब विश्वास नहीं रहा। इवन ट्रेडिशनल आउटलेट्स पर भी आजकल फेक न्यूज़ चलने लगी है और ये फेक न्यूज़ बड़े बड़े प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स के द्वारा फैलाई जाती है। तो इसलिए इस फेनोमेनन को रोकने की आवश्यकता है, अदरवाइज सोसाइटी बहुत तेजी से पोलराइज होती जाएगी और फ्रेगमेंटेशन सोसाइटी के अंदर बढ़ेगा। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, ये बात देखो सच है, सोशल मीडिया पर जाकर कोई भी अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन सोशल मीडिया का जो एक्सपोजर है वो नाम का डेमोक्रेटिक है। एल्गोरिथम सोशल मीडिया का इस प्रकार से है कि आप एक ही टाइप के व्यूज़ को अपनाने लगते हो, एक ही टाइप के व्यूज़ को फॉलो करने लगते हो, बार बार वही चीज़ें आपकी रिकमेंडेशंस में आती हैं जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था। नैरो व्यू पॉइंट बन जाता है सोशल मीडिया पर, यह गलत है, इसी से समाज टूटता है। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप के व्यू की। सेकंड व्यू पॉइंट सिंपली देखो ये कहता है सोशल मीडिया से इंपावरमेंट ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा बहुत पोलराइजेशन हो रहा है, लेकिन समय के अनुसार पोलराइजेशन कम हो जाएगा। काफ़ी तरह की बातें बोली जाती हैं, जैसे सोशल मीडिया एक मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल, मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी क्लास, कोई भी क्रीड, कोई भी रेस, कोई भी रिलीजन, कोई भी सेक्स, कोई भी एज का पर्सन अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकता है ओपननेस के साथ और एनोनिमिटी के साथ। लेकिन आज के समय में इसी ओपननेस और इसी एनोनिमिटी का इस्तेमाल करके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग अपना एजेंडा प्रमोट करते हैं, जानबूझ के फेक न्यूज़ चलाई जाती है। लेकिन ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता बल्कि दूसरे देशों में भी होता है। आज के समय में इंडिया में 200 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया पर हैं। इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंटरनेट पर, लेकिन देखो सिर्फ 30% लोग ही इंडिया में इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, बाकी 70% लोग इंडिया में इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हैं। इंटरनेट ने हमारे देश में बहुत से सेक्शंस को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर गवर्नमेंट जनता के साथ एंगेज कर सकती है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब कोई आर्टिस्ट अपनी आर्ट को ना सिर्फ इंडिया में, ना सिर्फ किसी पर्टिकुलर रीजन में, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी आर्ट दिखा सकता है आर्टिस्ट। लेकिन देखो ये भी बहुत ही ज़्यादा दुखद है, सोशल मीडिया का आज के समय में इस्तेमाल किया जाता है जहर फैलाने के लिए, ना कि एम्पावरमेंट के लिए। देखो 2 प्रकार की इंफॉर्मेशन है, एक डिस इन्फॉर्मेशन होती है, एक होती है मिस इन्फॉर्मेशन। डिस इन्फॉर्मेशन मतलब जानबूझ के फेक न्यूज़ चलाई जाती है स्पेसिफिक इंटेंशंस के साथ, वो है डिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन मतलब कोई इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर चलाई गई है,
वो गलत है, लेकिन उसमें ह्यूमन एरर है। जिस पर्सन ने वो इंफॉर्मेशन शेयर की है उसने जानबूझ के नहीं की, लेकिन अज्ञानता की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से इंफॉर्मेशन शेयर की, उसे कहा जाता है मिस इंफॉर्मेशन। लेकिन दोनों प्रकार की इंफॉर्मेशन से ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। सोशल मीडिया का आज के समय में इस्तेमाल किया जाता है कुछ लोगों को हरास करने के लिए, फर्जी अकाउंट्स बन जाते हैं। ये सब चीज़ें गलत हैं। धीरे धीरे देखो टेक्नोलॉजी और ज़्यादा इवोल्व होगी और ऐसी टेक्नोलॉजी शायद सोशल मीडिया वेबसाइट्स के पास होंगी जो डिफरेंस क्रिएट कर सकेंगी फेक न्यूज़ और न्यूज़ के बीच, ताकि फेक न्यूज़ को आगे बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी के लोगों को भी आगे आना होगा ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके। वो लोग जो जानबूझ के फेक न्यूज़ शेयर नहीं करते लेकिन गलती से कर देते हैं, वो भी अवेयर हों, बिना वेरिफिकेशन के वो कोई न्यूज़ शेयर ना करें। अगर जागरूकता फैलेगी, लोग अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करेंगे, तो इस प्रकार के फेनोमेनन को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। तो ये हमने सेकंड व्यू पॉइंट जाना जो कहता है सोशल मीडिया की वजह से सोसाइटी पोलराइज नहीं हो रही है। अब हम बात करते हैं तीसरे व्यू पॉइंट की, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। इस व्यू पॉइंट में कहा जाता है, देखो 17वीं शताब्दी में जब बुक्स की प्रिंटिंग होना स्टार्ट हुई थी तब भी इसी प्रकार की बातें बोली गई थी। बुक्स से सोसाइटी पोलराइज होती है क्योंकि बुक्स छपने से पहले बहुत समय लगता था ना चीज़ों को लिखने में, लेकिन बुक्स की प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई। इसका मतलब किसी व्यू पॉइंट को बहुत तेज़ी से एक्सपेंड किया जा सकता है, किसी बहुत तेज़ी से फैलाया जा सकता है। तो उस समय जो शासक थे उन्होंने बुक्स पर बैन लगाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उनको डर लगता था कि हमारे खिलाफ व्यू पॉइंट फैल ना जाए। लेकिन बुक तो सिर्फ माध्यम था। उसी प्रकार से सोशल मीडिया अभी सिर्फ एक मीडियम है, एक माध्यम है। सोसाइटी में हो रहे पोलराइजेशन के लिए अगर आप सोशल मीडिया को जिम्मेदार ठहराते हो, इसका मतलब तो देखो ये है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में पैम्पलेट्स का जो इस्तेमाल किया गया था, आप पैम्पलेट्स को दोषी ठहरा रहे हो, आप माध्यम को दोषी नहीं ठहरा सकते। आपको दूसरे फैक्टर्स पर फोकस करना होगा कि सोसाइटी में पोलराइजेशन क्यों बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर तो बहुत सी अच्छी चीज़ें भी दिखाई जाती हैं। सोशल मीडिया में तो पीस के आर्टिकल्स भी देखने को मिलते हैं। सोशल मीडिया पे तो टॉलरेशन के आर्टिकल्स भी, टॉलरेशन संबंधित पोस्ट भी देखने को मिलते हैं। तो कहने का एसेंस ये है, अच्छी स्टोरीज भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं सोशल मीडिया पर। जैसे मीटू से काफ़ी इंपावरमेंट हुआ है वुमन का, बच्चा कोई खो जाता है तो सोशल मीडिया की सहायता से मिल जाता है। एसेंस इस व्यू पॉइंट का ये निकलता है, सोशल मीडिया पर दोनों तरह की चीज़ें हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस साइड की पिक्चर देखना चाहते हो। तो ये हमने तीनों व्यू पॉइंट्स डिस्कस किए। सोशल मीडिया क्या सोसाइटी को पोलराइज कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।